साथियों नमस्ते। तो आज हम वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे जो कि आपके न्यू सिलेबस 2023-24 के अनुसार है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है। यानी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में 3 सेम है और एक अलग है। तो वो अलग कौन सी है, इसके लिए हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन जो है वो है √3/2। अब 3 और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के ऊपर जब वर्गमूल लगता है तो ये कौन सी संख्या बन जाती है, ये अपरिमेय संख्या बन जाती है। फिर देखो दूसरा ऑप्शन है √16/4। अब 16 और 4 इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो पहले हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। 4/1 का मतलब क्या हो गया, वर्गमूल 4। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो ये क्या हो गई, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन क्या है, √2/5। √2/5, 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए ये भी हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। फिर चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन क्या है, √21/35। √21/35 और इन दोनों में 7 का भाग जा रहा है, तो 7 से डिवाइड करो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21 और 7 पंजे 35, यानी ये बन गया √3/5। और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी 3 तो हमारे पास अपरिमेय है और एक हमारे पास परिमेय संख्या है। यानी अलग कौन है, ये बी जो है वो अलग है, यानी ब हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं a और 18 का लस 36 तथा मस 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a इंटू बी, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके लसअप यानी एलसीएम इंटू मसअप यानी एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है उनके मान हम रखेंगे। तो देखो a जो है वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो a की जगह a रखेंगे। और दूसरी संख्या 18 है, यानी b हमारा कितना दिया हुआ है, 18 बराबर लस यानी एलसीएम हमें दिया है 36, तो एलसीएम की जगह 36 आ गया। एचसीएफ का मतलब होता है मसअप, मसअप कितना दिया है 2, तो एचसीएफ की जगह आ जाएगा 2। अब मुझे a ज्ञात करना है, तो a अपनी जगह पर रहेगा। ये 18 गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में। भाग का मतलब होता है बट्टा। तो देखो a बराबर और 36 गुणा 2 अपनी जगह पर, ये गुणे में है, इधर किस में जाएगा, भाग में, यानी कि बट्टे में। अब 36 और 18 इन दोनों में 18 का भाग जाता है, 18 एकम 18, 18 दूना 36। अब 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4, यानी a हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर देखो अगला प्रश्न, 3 माइनस √3 है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी अपरिमेय संख्या, यानी यहाँ पहले क्या दी है, परिमेय संख्या, 3 हमारी परिमेय संख्या है और ये √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ये आपको याद रखना है। चाहे अगर मैं इसके अंदर घटाऊं, चाहे जोड़ूं या फिर गुणा करूं, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो यहाँ पर देखो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि 3 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ब। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, √10 इंटू √15 बराबर है, यानी इनमें से किसके बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एक तो हमें दिया है √10 गुणा √15। अब देखो √10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 है ना, वापस गुणा करेंगे तो हमें √10 मिलेगा। फिर गुणा 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, क्योंकि तीनों पंजे 15 होता है। अब देखो वर्गमूल संक्रिया की एक गुण होता है कि जब हम दो वर्गमूल का गुणा करते हैं तो इन दोनों को हम एक वर्गमूल में गुणे के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये जो दो वर्गमूल है इनकी जगह में एक वर्गमूल ले लेता हूँ, फिर ये दोनों संख्याएं जो है वो इनके गुणे में हम लिख सकते हैं। यानी 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 2 बार आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी संख्या का जोड़ा बनता है तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है। तो यहाँ 5 का एक जोड़ा बन रहा है तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। अब अंदर कौन है, 2 गुणा 3 है। अब 2 और 3 का गुणा करा दो,
तो ये हो गया 6, यानी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 5√6 जो है वो पहले ही ऑप्शन में है, तो अ हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 2√3 एक खाली जगह है, यानी वो पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या पूर्ण संख्या है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी एक परिमेय संख्या का हम अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। अब इसका आंसर यानी आपको अगर ये जानना है कि ये कैसे अपरिमेय मिलता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखो 2 की जगह तो 2 ही है, इंटू √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 1.732 और ऐसे ये मान चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। और हम इसका किस में गुणा करा रहे हैं, 2 से। तो जब इस संख्या को हम 2 से गुणा कराएंगे, है ना, तो पीछे से सारी संख्या गुणे में होगी, है ना, और आगे यहाँ 1 का 2 से गुणा हो जाएगा, यानी सारी संख्याओं का 2 से गुणा होगा तो अभी ये हमें पॉइंट वाली संख्या ही तो मिलेगी, है ना। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो, यानी एक तो ये भाग लगातार जाता रहे, उसके बाद अनावृत्ति मतलब किसी की आवृत्ति बार बार ना हो। ठीक है, तो चाहे गुणा कराएंगे तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावृत्ति ही होगा। इसलिए यहाँ पर हम किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो ये अब आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स। प्रश्न 6 है, एक अभाज्य संख्या की कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाज्य संख्या जो है उसके गुणनखंड कितने होते हैं और अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 में किस किस का भाग जाता है, 1 का और 2 का, तो इसके केवल 2 गुणनखंड है। 3 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 3 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो इसके भी केवल 2 गुणनखंड है। फिर अगर बात करूँ मैं 4 की, तो 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का भाग भी जाता है, तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो तो होती है भाज्य संख्या, और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो होती है अभाज्य संख्या। तो यहाँ हमें पूछा है कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 2, यानी स हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 7 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लस ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलो इनका हम लस ज्ञात करते हैं। तो देखो, चाहे इसका आपको लस पूछे या मस पूछे, दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 96 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 से भाग 2, 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 2 8 16, फिर 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग 2, 12 दूना 24, फिर 2 का भाग 2, 6 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग 3 बार जाएगा और 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो 96 के हमने गुणनखंड किए वो देखो, यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसे हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं, गुणा 3 कितनी बार आ रहा है, 1, तो इसे हम 3 की घात 1 लिख सकते हैं। दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या है 404। तो 404 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 0, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 0 और 2 एकम 2। अब 101 जो है वो स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 101 में हम 101 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ हमें 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 2 2 बार आ रहा है, तो इसे हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, फिर गुणे में 101। ठीक है, अब देखो लसप और मसप दोनों हमें कैसे ज्ञात करने हैं। तो लसप क्या होता है, जो हमें यहाँ पर गुणनखंड मिले हैं, लसप की बात बता रहा हूँ, जो हमें यहाँ गुणनखंड मिले हैं उसमें से प्रत्येक गुणनखंड को हमें लेना है, यानी उसका गुणा करना है। और अगर प्रत्येक गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है यानी कॉमन है, तो उसकी बड़ी घात को हमें लेना है। जैसे देखो, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो इसमें हमें बड़ी घात वाले को लेना है, यानी 2 की घात 5 को लेना है। फिर देखो, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो 3 को भी हमें लेना है, यानी प्रत्येक गुणनखंड को लेना है। और अगर कॉमन है तो उसकी बड़ी घात को लेना है। फिर 101 को भी हमें लेना है। तो यहाँ अब 96 और 404 का जो एलसीएम है ना, एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 101। अब इन सब का हम गुणा करेंगे।
तो चलो गुणा करते हैं। 2 की घात 5 का मतलब 2 का 5 बार गुना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 का गुणा और फिर 101 का गुणा। तो पहले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। इनका गुणा कितना आ गया 32। फिर इन दोनों का गुणा करा दो, यानी 3 इंटू 101, तो कितना हो जाएगा 303। अब 303 का हम 32 से गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, फिर 2 का 0 से गुणा 0, 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिया 9, फिर 3 का 0 से गुणा 0 और 3 त्रिया 9, जोड़ो 6 9 6 9, यानी एलसीएम कितना आ गया 9696। तो एलसीएम आ जाएगा 9696, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें अगर एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एचसीएफ, तो देखो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 96, 404 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि जो हमने गुणनखंड किए हैं उसमें केवल आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है और उभयनिष्ठ में भी छोटी घात लेनी है। यानी एलसीएम में तो उभयनिष्ठ में बड़ा लेते हैं और प्रत्येक गुणनखंड लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में उभयनिष्ठ गुणनखंड में वो गुणनखंड लेना है जिसकी घात छोटी है। तो उभयनिष्ठ में देखो, यानी कॉमन में देखो, एक तो यहाँ भी 2 है, एक यहाँ भी 2 है, इसकी घात 5 है और इसकी घात 2 है। तो छोटी घात किसकी है, छोटी घात हमारी 2 है, तो हमें 2 की घात 2 लेना है। यानी इसकी एस का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4। यानी इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है, ये एचसीएफ का मतलब है। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं हो सकता, इससे छोटा हो सकता है, 2 में भी इन दोनों का भाग जाता है, लेकिन हमें बड़े से बड़ी संख्या बतानी है तो वो कौन है 4 है। और लसपा का मतलब क्या होता है, लसपा का मतलब ये होता है कि इन दोनों के पहाड़े में वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में है, तो दोनों में कौन है 9696, यानी 9696 है। ठीक है, ये एलसीएम का मतलब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ मैं इसको शॉर्टकट में कर देता हूँ। देखो 96 के हमने गुणनखंड किए, तो 96 के गुणनखंड हमें मिले 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 101। फिर हमने 404 के गुणनखंड किए, तो इसके गुणनखंड हमें मिले 2 की घात 2। ठीक है, यहाँ पर हमें 96 के तो केवल यही मिला है 2 की घात 5 इंटू 3, ये नहीं मिला, ये इसमें मिला है 101। तो चलो अब हमें एलसीएम चाहिए, तो 96 और 404 का जो एलसीएम है वो हमने कैसे निकाला, वो हमने निकाला प्रत्येक गुणनखंड को लेंगे, यानी 2 की घात 5 को भी लिया, 3 को भी लिया और 101 को भी लिया, सबका गुणा किया तो कितना मिला 9696। तो इस प्रकार से आप जो है वर्कबुक में कर सकते हो। अब है प्रश्न संख्या 8, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको करना कैसे, देखो ये प्रश्न जो है इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा, तो इसको मैं एक पेपर पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ये प्रश्न जो है मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जब भी ऐसे आपको प्रश्न मिले, सबसे पहले आपको क्या कहना है कि माना ये जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। फिर इसको हम परिमेय को क्या करेंगे, इसको गलत साबित करेंगे कि ये परिमेय हो ही नहीं सकती। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको परिमेय संख्या मानना है। ठीक है, तो हम पहले क्या मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे मैं किस में लिख सकता हूँ, इसे मैं बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ। यानी अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि √2 जो है वो क्या है a/b है, क्योंकि इसको अब मैं बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अच्छा, ये a और b कैसी संख्या है पता आपको, ये a और b जो है वो सह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ a, b जो है वो सह अभाज्य संख्या है। अब ये सहभाज्य संख्या क्या होती है वो भी मैं बता चुका हूँ कि इनका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर a/b की जगह ले लिया 3/5। ठीक है, तो 3 और 5 इनका एचसीएफ निकालो। देखो 3 के गुणनखंड क्या होंगे 3 गुणा 1, 5 के गुणनखंड क्या होंगे 5 गुणा 1। तो यहाँ पर देखो इनका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ क्या होता है दोनों में जो कॉमन नंबर होता है,
तो 3 और 5 का जो HCF है वो कितना आ गया 1। ठीक है, तो जिनका HCF केवल 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, तो √2 बराबर क्या हो गया a/b हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी √2 इसके ऊपर भी वर्ग करेंगे और a/b इसके ऊपर भी वर्ग करेंगे। ऐसा गणित के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी चीज हम दोनों तरफ करते हैं, बराबर के दोनों तरफ, वो हमेशा सत्य होती है। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो जैसे ही वर्ग कर दिया तो देखो यहाँ वर्गमूल 2 है और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम वर्ग करेंगे तो ये a का भी वर्ग हो जाएगा, बट्टे में नीचे b का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस b को उधर भेज दूंगा। तो ये यहाँ पर भाग में है तो उधर किस में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, 2b² बराबर a²। ठीक है, अब ये जो 2 गुणे में है इसको मैं उधर भेजूंगा। तो ये गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो b² बराबर क्या हो गया, a²/2 हो गया। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो 2 है वो a को भी विभाजित करता है, तो ये जो 2 है वो a² को भी विभाजित करेगा। ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ये भी एक प्रमेय है जो कि मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2a को विभाजित करता है, अतः 2a² को भी विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, अगर ये 2 जो है a को विभाजित करता है, अब ये 2 a को विभाजित कब करेगा, जब इस 2 में एक गुणनखंड 2 भी होगा। अब इसको समझो, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिखा, तो 4 को विभाजित कौन करता है, 2 करता है। क्यों करता है, क्योंकि 4 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 है और नीचे बट्टे में 2 है, तभी तो 2 से 2 कटता है, तभी तो 2 का भाग जाता है। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर मैं 4 की जगह a लूँ और बट्टा 2 करूँ, यानी इस a में 2 का भाग जा रहा है। अब भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें एक गुणनखंड है 2। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड में मान लेता हूँ 2 गुणा c/2, तभी तो 2 का भाग जाएगा, है ना। माना a के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा c है, तो तभी तो 2 से 2 कट रहा है और तभी तो 2 का भाग जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो अब ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसे करने से हम यहाँ मान लेते हैं, माना a बराबर 2c, a बराबर हम क्या मान लेंगे, 2c मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि a के जब हम गुणनखंड करेंगे तो कहीं न कहीं हमें 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हम a को जो है वो 2c मान सकते हैं। अब a का जो मान है, ठीक है, ये हमने मान लिया। यहाँ a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम इस a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखो समीकरण 1 क्या है, b² बराबर a²/2। अब a की जगह हमें 2c रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b² बराबर a की जगह क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा। और a के ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर भी वर्ग आएगा और बट्टे में नीचे कितना है, 2 है। अब क्या होगा, b² बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग तो हो जाएगा 4, गुणे में c का वर्ग होगा c⁻2 बट्टा नीचे कितना है, 2। अब 4 और 2 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो b² हमें क्या मिल गया, b² हमें मिल गया 2c²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 गुणे में है इसको इधर भेजेंगे। तो ये गुणे में है तो इधर भाग में आएगा, यानी b² अपनी जगह पर, ये इधर आएगा तो बट्टे में 2 हो जाएगा, इधर कौन बचेगा, c² बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में क्या हो रहा है कि a² को जो है 2 विभाजित कर रहा है, और समीकरण 2 में क्या हो रहा है कि b² को जो है 2 विभाजित कर रहा है, जो कि क्या है, जो कि संभव है ही नहीं। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या कहा, a और b जो है वो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये हो गया
कि ए और बी में केवल एक का ही भाग जा सकता है, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना है, एक है। जबकि यहाँ पर उल्टा सिस्टम हो गया, ए स्क्वायर में 2 का भाग भी जा रहा है, बी स्क्वायर में 2 का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। अब ये अवधारणा क्यों बनी? ये अवधारणा इसलिए बनी क्योंकि सबसे पहले हमने गलत चीज मान ली है। हमने मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब √2 परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होगी तो यहाँ जो हमने ये प्रमेय सॉल्व की है वो लास्ट में जाकर क्या हो रही है, गलत साबित हो रही है। इसलिए √2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो ये परिमेय नहीं हो सकती तो क्या होगी भाई, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 जो है हम कहेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आप एक लाइन लिखोगे, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, अतः √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न जो है सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने इसको और भी अच्छे तरीके से समझाया है। और इसी मेथड से आपको √2, √3 और √5 ये पूरे ही प्रश्न, तीनों ही प्रश्न इसी मेथड से आपको करने हैं। ठीक है, और ये तीनों ही प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब प्रश्न 9 है, HCF 306,657 बराबर 9, यानी दो संख्या है, एक तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657, और इनका जो HCF है वो हमें कितना दिया है, 9 दिया है। और इन दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम जो है वो ज्ञात करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, A × B बराबर LCM × HCF, है ना। तो यहाँ A और B क्या है, ये दोनों नंबर है, यानी इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों का गुणा क्या हो गया, 306 × 657 बराबर एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम होगा। एचसीएम हमें कितना दिया हुआ है, 9, एचसीएफ की जगह कितना आ जाएगा, 9। अब 9 यहाँ गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में। इसके आगे मैं इसमें सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 306 × 657, और ये गुणे में है तो इधर किस में आएगा, भाग में, यानी यहाँ 9 आ जाएगा और इधर हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो 306 में हम 9 का भाग देंगे, यहाँ हो गया 9 एकम 9, और यहाँ भाग देंगे तो 9 त्रिया 27, 27 में पीछे बचा 3, ये बन गया 36, और 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। तो कितनी बार भाग गया, 34 बार। तो 34 × 657 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। चलो इसका गुणा कर लेते हैं, 657 का 34 से, 7 चौक 28, हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल के 2, 6 चौक 24 और 2 26, क्रॉस लगेगा, 7 त्रिया 21, हासिल के 2, 5 त्रिया 15 और 2 17, हासिल का 1, 6 त्रिया 18 और 1 19, जोड़ेंगे इनको तो देखो 8, 3, 6 और 7, 6 और 7 हो जाएगा 13, हासिल का 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 और 1 3, और 3 के बाद में 9 जोड़ेंगे तो 12, और हासिल का 1, 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा उत्तर आएगा 22,338। तो ये हो गया 22,338 बराबर एलसीएम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न 9 करना है। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा ही किया है, इसके आगे आपको ऐसे करना है। फिर देखो प्रश्न 10, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का मस ज्ञात करें, फिर इनका लस ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 72 और 120 दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा, 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 नम 18। अब 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 60 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 30 बार भाग जाएगा, अब 15 बार भाग जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15, और अब 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पर जब हमने
72 के गुणनखंड किए तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 2 बार है तो 3 की घात 2। फिर 120 के गुणनखंड क्या है 1 2 3 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है मस का मतलब होता है HCF। तो देखो 72 और 120 का HCF क्या होता है कि वह उभयनिष्ठ संख्या लेनी है और उसकी छोटी घात। तो यहाँ देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है और दोनों की घात 2 की घात 3 है। तो क्योंकि सेम है तो यहाँ उभयनिष्ठ है ये, तो इसको तो हमें लेना ही लेना है 2 की घात 3 पूरा। फिर गुणा यहाँ 3 की घात 2 है और यहाँ 3 की घात 1 है। तो छोटी घात कौन सी है ये वाली, तो हमें केवल 3 की घात 1 लेना है। और यहाँ 5 दोनों में नहीं है इसलिए हम 5 नहीं ले सकते, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घात लेनी है। अब इनका गुणा कराओ तो 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 गुणा 3 8 त्रिया कितना हो गया 24। तो इसका HCF तो कितना निकल के आ गया 24। अब इसका हमें LCM भी ज्ञात करना है। तो LCM क्या होता है, हमें प्रत्येक गुणनखंड लेना है चाहे उभयनिष्ठ हो या फिर नहीं हो, और अगर उभयनिष्ठ है तो उसकी बड़ी घात को हमें लेना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम बड़ी घात जो उभयनिष्ठ होगा उसकी बड़ी घात लेंगे। तो यहाँ देखो 2 की घात 3 2 की घात 3, तो बड़ी घात दोनों में सेम है तो यहाँ हमें 2 की घात 3 लेना है। फिर यहाँ देखो 3 की घात 2 है 3 की घात 1 है, तो बड़ी कौन है 2, तो हमें 3 की घात 2 लेना है। और यहाँ 5 है तो 5 को भी लेना है। अब इन सबको गुणा करेंगे, 2 की घात 3 हो गया 8 3 की घात 2 हो गया 9 और 5 8 नम होता है 72 गुणा 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 हासिल का 1 7 पंजे 35 और 1 36। तो 360 जो है इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आपके थोड़ा इजी प्रश्न है, कैसे करना है इसको देखो। पहले हम मानेंगे माना 3 + 2 रूट 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 2 रूट 5 बराबर a/b, यानी हम इसको परिमेय संख्या के रूप में a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ab क्या है सहभाज्य संख्या। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम यहाँ पर जो रूट 5 वाली संख्या है इसको हमें अलग करना है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या अलग करनी है और अपरिमेय संख्या अलग करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इस 3 को भी हम उधर भेजेंगे, है ना। तो यहाँ 3 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो इधर क्या बचा, इधर बचा प्लस का 2 रूट 5 बराबर a/b अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो इसको भी हम 3/1 लिख सकते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, लसअप लेंगे। क्या लेंगे, लसअप। कैसे लेना है, b का 1 से गुणा करना है b, अब क्रॉस गुणा करना है, 1 का a से गुणा a माइनस b का 3 से गुणा 3b। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 भी एक परिमेय संख्या है तो इसको भी हम उधर भेजेंगे। तो ये 2 गुणे में है, इधर ये बट्टे में भाग में आ जाएगा, यानी b के साथ गुणे में आ जाएगा। तो रूट 5 बराबर क्या हो गया a - 3b बट्टा b अपनी जगह पर, ये 2 इधर था तो ये नीचे 2 के साथ आ जाएगा b के साथ। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये हमने सिद्ध पहले कर चुके हैं कि ये क्या है अपरिमेय है। ठीक है, और यहाँ a और b सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब a और b का मान कुछ भी हम रखेंगे, चाहे 2 रखो 3 रखो 5 रखो 7 रखो, कुछ भी रखोगे तो इसमें हमें क्या मिलना है, एक परिमेय संख्या मिलना है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो यहाँ विरोधाभास हो गया तो हम कहेंगे अतः, जो कि विरोधाभास है, अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो 12वां प्रश्न, संख्याओं 510 और 92 के मस और लस ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उनके मसप और लसप के बराबर होता है। यानी इनके पहले एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पर हम पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं। यही कर लेते हैं
510, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो चेक करो 3 का भाग जा रहा है क्या, सबको जोड़ो, 5 और 5 10, 10 और 2 12, बिल्कुल 3 का भाग जाएगा। तो 2 में तो नहीं जाएगा, 25 में देंगे तो 2 साते नहीं, तीनों साते 21 होता है और तीनों आठे 24 होता है, तो 8 बार भाग जाएगा, पीछे बचा 1 और तीनों पंजे 15 होता है। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा सकता, तो अब हम इसमें किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, पीछे बचा 3, 5 साते 35। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17। आप चाहो तो इसको रफ कॉपी में भी कर सकते हो, ठीक है। फेयर कॉपी में आप ऐसे लिखना, जो 510 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार हम 92 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 इंटू 23, तो ये हो गया आपका 92। क्या होगा, 2 यहाँ पर देखो 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 लिखेंगे इंटू 23। अब पहले हम इनका क्या ज्ञात करेंगे, मस्य ज्ञात करेंगे, यानी 510 और 92 का HCF क्या होता है, हमें कॉमन नंबर लेना है और छोटी घात लेनी है। तो देखो कॉमन नंबर तो यहाँ पर 2 ही है ना, बाकी किसी में कॉमन नंबर नहीं है, तो इसकी छोटी घात लेनी है। यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो आएगा 2 की घात 1 यानी कि 2। तो HCF कितना आ गया, 2। अब हमें LCM लेना है, तो LCM क्या है, प्रत्येक गुणनखंड हमें लेना है, LCM, ठीक है, प्रत्येक गुणनखंड लेना है। और कोई अगर उभयनिष्ठ है तो उसकी बड़ी घात लेनी, तो उभयनिष्ठ यहाँ पर 2 है तो इसकी बड़ी घात लेंगे, यानी 2 की घात 2 लेंगे, गुणा यहाँ 3 है तो 3 भी हमें लेना है, 5 भी लेना है, 17 भी लेना है और 23 भी लेना है, यानी प्रत्येक गुणनखंड लेना है। और अगर उभयनिष्ठ है तो उसकी बड़ी घात को लेना है। अब इन सब का गुणा करो, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 3 और 5 का गुणा कितना हो गया, तीनों पंजे 15, 17 और 23 का हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर आएगा 391, ठीक है। इसी प्रकार 15 और 4 का गुणा कर दो, 15 चौके 60 होता है, और इसका हम 391 से गुणा करेंगे तो देखो पीछे कितना आ गया, 0 आ गया, फिर 6 एकम 6, 6 नम 54, तो 54 का 4 हासिल के 5, 6 त्रिया 18, 18 और 5 23, तो यहाँ कितना आ गया 23। तो HCF कितना आ गया, 23,460। ये इसका LCM कितना आ गया, 23,460, ठीक है। तो HCF तो आ गया 2 और LCM आ गया 23,460। अब हमें इसको जांचना भी है। अब जांचने के लिए क्या करना वो भी समझो। तो जांचने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई A इंटू बी बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। तो A और B यहाँ पर जो संख्या है वो 510 और 92, तो A और B की जगह यहाँ 510 और 92 आ जाएगा। LCM हमने निकाला, कितना निकाला, 23,460 गुणा HCF हमने कितना निकाला, 2। अब 510 और 92 का गुणा कराओ, तो 510 इंटू 92 करो, 0 2 एकम 2, 2 पंजे 10, क्रॉस 0 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ठीक है। तो ये हो गया 0 2 9 6 और 4, तो यहाँ गुणा कराने पर आएगा 46,920। अब इन दोनों का भी गुणा करो, 23,460 का 2 से, ये हो गया 0 6 दूनी 12 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये भी कितना आ रहा है 46,920। तो यहाँ LCM ये LHS जो है वो RHS की क्या है, बराबर, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो यही तो आपकी क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई, ठीक है, यानी जो हमने किया वो एकदम सही है, ठीक है। अगर LCM और HCF ये नहीं होता तो हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष कभी बराबर नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको वर्कशीट 3 के प्रश्न सॉल्व करने हैं। और अगर मेरे वीडियोज आपको लगातार पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।